जिहाद का मतलब ये है कि जो गैर मुस्लिम हैं। स्टॉप, ऐसा ऐसा स्टॉप स्टॉप स्टॉप, यही बोलते स्टॉप स्टॉप, वहीं पे फुल स्टॉप, इरेजर। मुझे तुम खूबसूरत नहीं लगती और तलाक 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 कर दिया, ठीक है। मुझे किसी और से इश्क हो गया, चलो जी तलाक कर दिया। तुमने आज सूट बहुत गंदा पहना, तलाक। तुम्हारे घर वालों ने मेरे से बुरा बर्ताव किया, तलाक। बट मेरे नौकरी में लड़ाई हुई, मैं घर आया, तूने मुझसे कुछ कह दिया, चलो जी तलाक। वही वजह है कि किसी मौलवी के पास जाना पड़ता है उस महिला को जिसका तलाक हो गया है। देखिए, मौलवी के पास जाए ना जाए वो एक अलग बात दोबारा है। शादी करनी पड़ती किसी और से। जी। सड़क पर जब हम नमाज पढ़ते हैं वो क्या होता है, आप क्यों पढ़ रहे हैं सड़क पे नमाज? आप मुझे बता दीजिए, आप सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं। लोग बोलते हैं शायद मस्जिद में जगह नहीं होगी। किसी ने नहीं कहा है आप सड़कों पे पढ़े नमाज। मदरसे में बच्चे सिर्फ क्या पढ़ाई करते हैं? बहुत से ऐसे मदरसा हैं जो गवर्नमेंट एडेड नहीं होते, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। उन मदरसाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है हमें नहीं। बहुत से पता नहीं है, मतलब कुछ भी पढ़ा है। मदरसा आप गई हैं, मतलब मदरसा आपकी पढ़ाई हुई या नहीं हुई है? बस नहीं, मेरी मदरसा में पढ़ाई नहीं हुई है। तो इसके आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बिल संशोधन को लेकर के। भाई संशोधन हो चुके, सारे काम हो चुके हैं और हर किसी के अपने अपने बयान आ गए हैं। हर कोई अपनी अपनी बातें कर रहा है। कोई कह रहा है कि भाई इससे तो देश बर्बाद हो जाएगा। कोई कह रहा है यहाँ तो सरकार सोच रही है कि किसी तरीके से मुस्लिमों की लैंड एक्वायर कर ली जाए। तो हर कोई अपनी अपनी किसी ने बत्ती बुझा दी। बत्ती मतलब कुछ समय के लिए सिर्फ लाइट बुझाई थी, ऐसा नहीं कि कोई बत्ती बुझ गई हो। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर के डॉक्टर शालिनी अली जी हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें बताया ये कि भाई ये वक्फ संशोधन जो अधिनियम है जो आया, नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए, वो बहुत अच्छा था। अब अच्छा क्यों था, अब कितना बेहतर था, कैसे बेहतर था, वो मैं क्या बताऊंगा, बताएंगे डॉक्टर शालिनी अली जी। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और साथ में बुक भी लिखी आपने जिसका नाम संशोधन अधिनियम को लेकर के आपने लिखी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि एक्चुअल में जो वक्फ बोर्ड की जब हम बात करते हैं, है क्या वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है, वक्फ का मतलब क्या है? देखिए, वक्फ शब्द का जो मतलब है उसका मतलब है रुक जाना, ठहर देना, ठहर जाना, रोक, स्टॉप। और वक्फ करना माने कि आपने कोई भी अपनी संपत्ति वक्फ कर दी है, अल्लाह के नाम पे करते हैं वक्फ। दान किया। दान ऐसे नहीं दान कि आपने किसी को भी चैरिटी कर दी। आपने ये जो दान करी है, चैरिटी करी है, ये अल्लाह के नाम पे करी है, तो ये इर्रिवोकेबल चैरिटी है, पहली चीज़। तो जब कोई वाकिफ कोई भी अपनी संपत्ति वक्फ करता है तो वो इस वजह से करता है कि मैं उसको अल्लाह के नाम पे कर रहा हूँ, ताकि कल को जब मैं ना भी रहूँ तो मेरे नाम पे जो चैरिटी का काम है वो होता रहे, सबाब में कमाता रहूँ, चाहे मैं दुनिया में हूँ या नहीं हूँ। सबाब करने का जो जरिया होता है वो चैरिटी होता है। जब आप जीवित हैं तब आप कर रहे होते हैं, आप ज़कात देते हैं, सदका खैरात करते हैं, सदका करते हैं, साथ ही साथ में आप वक्फ भी कर लेते हैं कि मैंने वक्फ कर दिया है, अल्लाह के नाम की ये प्रॉपर्टी है, सामाजिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होगी। चाहे उसमें आप कब्रिस्तान बनवा सकते हैं, वाकिफ डिसाइड करता है कि इसमें कब्रिस्तान कर दीजिए या मदरसा खोल दीजिए या कोई मेडिकल फैसिलिटी का कोई क्लिनिक खोल दीजिए, या आप वहाँ पे कोई खेती बाड़ी करके वहाँ से पैसे कमा कर किसी फैमिली को सपोर्ट करिए। ये सारे अच्छे सामाजिक कार्य जो होते हैं वक्फ के तहत हो जाते हैं। अब जैसे कि मैं आपको अब समझा रही हूँ, पूरी कंट्रोवर्सी जो है ना इतनी सिंपल नहीं है और आपको जानने में बड़ी इच्छा हुई। तो आपको एग्जैक्ट मैं आपको बताती हूँ। वक्फ इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, पर क्योंकि हमारा देश शरीयत फॉलो नहीं करता है, संविधान जो हमारा है वो हमको अधिकार देता है कि आप अपनी रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करिए, पर शरीयत लॉ नहीं फॉलो होता है। तो इसकी देख रेख करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई गई है जिसका देख रेख जो हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी करेगा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आता है। बाहर मुल्कों में जहां शरीयत लॉ फॉलो होता है वहां पे वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज नहीं है। जहां शरीयत लॉ फॉलो होता है जी, वहां शरीयत लॉ जहां फॉलो हो रहा है वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ औकफ या मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स होता है, और उसके तहत आप जब वक्फ कर रहे होते हैं आप मिनिस्ट्री में दायर करवा देंगे, डीड डाल देते हैं। आप ज़कात दे रहे होते हैं तो जो आपकी कंपनी का ज़कात होता है, ये भी मैं बता रही हूँ, ज़कात वहाँ पे एक बिजनेस ज़कात भी होता है, पर्सनल ज़कात होता है। तो जो बिजनेस ज़कात भी होता है वो भी ईयर एंडिंग में आप सरकार को दे रहे होते हैं। अब हमारे देश में ये सिस्टम है नहीं।
हमारे देश में तो सारा सिस्टम क्या होता है कि ये मेरे धार्मिक कार्यों का काम है तो इसका ठेकेदार मैं हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने कौम के लिए सोचूंगा और मैं अपने कौम को इस बारे में जितनी जानकारी देना चाहता हूँ, जिस तरीके से देना चाहता हूँ वो मैं दूंगा, जो कि गलत है। जब आपके पास लाखों की जमीन है और वो उसकी वैल्यू करोड़ों में जा रही है, तो उसका हक हर उस मजलूम मुसलमान को होना चाहिए, मिलना चाहिए, जो कि उसका हकदार है। तो यहाँ पे जब वक्फ बोर्ड बनाया गया, वो बनाया तो इसी उद्देश्य से था कि वक्फ की जो संपत्ति है, जितनी भी वहाँ वक्फ करी जा रही है, उसका एक ब्यौरा इकट्ठा हो और वो रखा जाए और वक्फ बोर्ड उसके तहत कार्य करता रहे। तो ये जो है आपने बोला कि ये लोगों के वेलफेयर के लिए, बिल्कुल, है ना, और ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके वेलफेयर के लिए आप पूरा ये वक्फ किया जा रहा है। मतलब लैंड लिया या कोई भी चीज़ ली, कुछ भी, आप अपना समय भी वक्फ कर सकते हैं, बिल्कुल। राइट। लेकिन क्या इसमें वक्फ करने के बाद जो ज़मीनें हैं, क्या उसका इस्तेमाल स्कूल बनाने में, कॉलेज बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में भी किया जा सकता है? मेजर क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, मैं वही जानना चाह क्या रहा हूँ, अगर इस्तेमाल किया जा रहा है और हाँ, क्या आगे इस्तेमाल होगा। होगा जी, मैं आपके साथ ही चल रही हूँ। मैं वही जानना चाह रहा हूँ मैं। नंबर 1, हाँ जी, हम वक्फ की जमीनों की बात करते हैं तो 3rd लार्जेस्ट जमीनों के बारे में, जमीन हाँ, की वक्फ- तादाद बताई वक्फ- जाती है कि वक्फ वक्त की के है, पास है। कुछ तकरीबन 8.5-9 लाख एकड़, मैं ये मानती हूँ। मेरा पहला सवाल, इसका डेटा कितना जेन्युइन है और क्या वाकई हमारे पास इतनी ज़मीन है या इससे अधिक है। दूसरी चीज़, जब वक्फ करी जाती है ज़मीन, वाकिफ उसका जो यूसेज है वो डिसाइड कर सकता है, और जब वो डिसाइड करने के बाद भी हर एक वक्फ डीड में ये मेंशन्ड होता है कि यदि इसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या हो चुका है और तब भी हमारे पास ज़मीन बाकी बची हुई है, तो सरकार उसको इन कामों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। अब ये जो काम है वो क्या है, ये आ जाता है मदरसा, ये आ जाता है मस्जिद, ये आ जाता है कब्रिस्तान, ये आ जाता है स्किल सेंटर्स खोलना, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ खोलना, मेडिकल फैसिलिटीज़ रखना, या साथ ही साथ में आप कोई स्किल डेवलपमेंट सिस्टम कर रहे हैं, कोई वहाँ फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो इन सब चीज़ के ऊपर तो आप तब डिसाइड करेंगे जब आपके पास एग्जैक्ट ब्यौरा है भी। नहीं, बट फिर भी जो एग्जैक्ट ब्यौरा ना हो, मैं कह रहा हूँ कि उसमें से 2-4 लाख माइनस कर दो आप, फिर भी जो लैंड है, क्या उस लैंड का इस्तेमाल किया जा सकता था। पर्टिकुलरली जैसे बार बार ये अभी जब राम मंदिर का मुद्दा आया था जी, तो कई लोगों ने बोला था कि वहाँ पर तो हॉस्पिटल बन जाना चाहिए, वहाँ पर तो भाई कोई कॉलेज बन जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि जब ये वक्फ बोर्ड है, ज़मीनें इतनी हैं, तो क्या इन ज़मीनों पर कभी भी कोई हॉस्पिटल या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं या नहीं? बनाई गई है, नहीं बन सकती है, हाँ। बनाई नहीं गई हैं? अभी कौन सी वक्फ की जमीनों पे इस तो- तरीके से बनाई गई है? आपको सबसे मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, हमदर्द फाउंडेशन के जी, बारे में बिल्कुल। आपने सुना है। उसको लेकर बहुत गलतफहमियां हैं और माफ़ी चाहती हूँ, उत्तराखंड से ही उसकी गलतफहमियां जारी हुई हैं। वक्फ नहीं है हमदर्द, वक्फ नहीं है, नहीं है, वो ट्रस्ट है, इट्स नॉट वक्फ। और वो कोई भी किसी भी तरीके का मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान को नहीं सपोर्ट करता है। पर हाँ, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी है, और उस यूनिवर्सिटी में लाखों की तादाद में बच्चे पढ़ लिख कर निकलते हैं। और ये सवाल उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि नहीं जी वक्फ की ज़मीनें होनी चाहिए थी। तो एक एग्जाम्पल आपके पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी है, आप शायद उसी पे आ रहे थे। तो क्या एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन अ फॉर्म ऑफ वक्फ एंड एक जामिया हमदर्द इन अ फॉर्म ऑफ ट्रस्ट इज इक्विवेलेंट और इज रिस्पॉन्सिबल for educating each and every Muslim child or non-Muslim child of this country? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो जब हमारे पास इतनी तादाद में संपत्ति है, और वो संपत्ति आपकी नहीं है, मेरी नहीं है,
और जब हम सब बात करते हैं तो ऊपर वाले से आप भी डरते हो, मैं भी डरती हूँ। मैं तो बहुत खौफ रखती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चलती नहीं तो हूँ। लेकिन फिर भी आप जो है जिसको आप रिप्रेजेंट करती हैं आप उसी के अगेंस्ट में बोलती हैं। मैं किसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ? मैं आवाम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जिसको ये पता ही नहीं था कि वक्फ से क्या क्या मिल सकता था। नहीं, उनको समझाया जा रहा है, मैं उनको समझाया जा रहा है कि यस, उनको समझाया जा रहा है उनको कि गलत मोदी फहमी। सरकार ये जो अमेंडमेंट बिल लेकर के जी आई है इससे आपके लैंड को ले लिया जाएगा, जी सरकार ले लेगी। जी। और ये बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है हम जैसे लोगों के लिए, पढ़े लिखे मुसलमानों के लिए, क्योंकि आज तक क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब पढ़े लिखे नहीं है? मैं तो कहती हूँ वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर उनके कॉजेस अच्छे होते हाँ। तो मैं उनको दाद देती। उनका एक भी कॉज अच्छा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। असदुद्दीन ओवैसी साहब इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ही नोज कि मुझे अपने साथ लोगों को कैसे साथ लेकर चलना है। अनफॉर्चुनेटली आवाम भी इस बारे में जानते हैं, इसलिए वो हैदराबाद से बाहर तक की सीटें नहीं ले पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हैदराबाद में वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा करके रखते हैं, बैंकवे हॉल्स खुलवाते ओवैसी हैं। साहब ने किया हुआ है। जी जी जी, बैंकवे हॉल्स खुले हुए हैं ओवैसी साहब के, वहाँ 5 स्टार होटल खुला हुआ है ओवैसी साहब का। उनका जो ट्रस्ट चल रहा है उससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो खुला हुआ है, बट उस इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको फीस जो देनी पड़ती है इतनी ज़्यादा होती है। अच्छा, वो कहते हैं कि मैं तकरीबन कुछ 70-1,000 बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन देता हूँ। तो मुझे तो फिर ये बहुत ताज्जुब लगता है कि उनको लगता है मैं बस 70,000 बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ, तो बाकी सारे बच्चों का क्या होगा। आपको अगर इस बिल में, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब मैं जेपीसी भी गई थी, मैं एक वो वुमेन इंटेलेक्चुअल ग्रुप था जो जेपीसी के सामने गया था, उसमें मेरे को मौका मिला था असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने भी अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो अगर मुझे तब भी मौका मिलता तो मैं उनको ज़रूर कहती कि सर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट आपके कॉजेस गलत हैं। और उसका प्रतीक ये है, उसका प्रूफ ये है कि आज भी हैदराबाद में मिसियर शादियाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस, हलाला, और साथ ही साथ में इलीगल वे ऑफ मैरिजेस सबसे ज़्यादा है। क्यों? आप तो वहाँ के बहुत बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता है, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो वहाँ से निकल ही नहीं पाए हैं। वो जाएंगे हर जगह, दिल्ली भी आ जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, हर जगह चले जाएंगे बत्ती गुल करवाने के लिए या काला पट्टा पहनाने के लिए। फिर आज आप सिर्फ अपने आप को अगर हैदराबाद में भी कॉन्सेंट्रेट करें तो भी वहाँ पे इतनी ज़्यादा तबाही क्यों मची हुई है? क्यों आज भी 70 सालों के बाद भी जो मुसलमान गरीब था वो आज भी गरीब है? और अगर इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आपको स्प्रेड करानी थी तो आपको इस तरीके स्टेटमेंट्स तो नहीं बनाना चाहिए था ना कि मुसलमान गोलियां खाने के लिए तैयार है, सर पे कफन बांध दो। क्योंकि चाहे वो उन्होंने अपने आप से बोले हैं, चाहे वो बोलते हैं कि हम फ्राइडे को जाएंगे काला पट्टा पहनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सपोर्ट कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, उनको तो विरोध में खड़ा होना चाहिए था ना। उनको तो मुसलमान बहनों के लिए, एंड जो 2 मेंबर्स हैं जेपीसी में जिन्होंने विरोध किया मुस्लिम बहनों का कि 2 मुस्लिम बहनें मेंबर बन सकती हैं वक्फ बोर्ड में, उनमें एक नाम असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी है। आप सोच सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब इस बात के विरोध हैं कि 2 बहनें मेंबर बने वक्फ बोर्ड में। ये तो गलत बात है ना। तो और नहीं, जितनी वो नहीं चाहते कि रिप्रेजेंटेशन हो। मुझे तो नहीं लगता, उन्होंने तो ये विरोध किया है। क्या लगता है कारण क्या हो सकता है? देखिए मतलब देखिए क्या एक और चीज मैं बताऊं कि जो भी विपक्ष है, विपक्ष में जितने भी मुस्लिम नेता आते हों, विधायक आते हों, सांसद आते हों, कोई भी आ रहा हो, हर किसी ने इस पूरे अमेंडमेंट बिल का विरोध ही किया, फिर आप समर्थन में क्यों उतरी हैं? देखिए मतलब 2-3 चीजें हैं। जबकि ओवैसी साहब ये बात भी कह रहे हैं कि ये हमारा पर्सनल बिलीफ सिस्टम है। नो, हमारा पर्सनल मतलब वो भाई मुस्लिम्स के लिए सब कुछ बनाया गया, सारा सिस्टम है, आप उसमें दखल दे क्यों रहे हैं बार बार? उन्होंने बार बार इस बात का भी जिक्र किया कि ट्रिपल तलाक को लेकर के भी आपने इंटरफेयर किया। हर एक चीज क्या वो मानते रहेंगे? राम मंदिर को लेकर के भी उन्होंने कहा कि भाई मोदी सरकार जबरदस्ती वहां कर रही है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, उनका स्टेटमेंट। नहीं मैं आपको एक बात समझाती हूँ, हाँ आप समझ जाएंगे तो सब समझ हाँ जी, जाएंगे। तो बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आपको हक है, आप एक रिपोर्टर हैं, आप एक जर्नलिस्ट है, आपका प्रोबिंग माइंड है। मैं आपसे 2-4 चीजें पूछूंगी और बहुत मुझसे सिंपल पूछेंगे आप? मैं पूछूंगी, जवाब आपको ही मिल जाएगा जो सवाल मैं कर हाँ, रही ठीक होंगी। है, बिल्कुल। असदुद्दीन साहब जो हैं, मैं फिर से कहूँगी बहुत इंटेलिजेंट है, उन्हें पता है इस सारे कंट्रोवर्सी से सबसे ज्यादा पब्लिसिटी अगर किसी को मिली है तो किसे मिली है? ओवैसी साहब को। ठीक है, अगर इस सारे पब्लिसिटी से किसी को फायदा हो रहा है तो किसको हो रहा है?
उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, अगर वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन होगा, ऑडिट होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्लैरिटी आएगी, जो रेट होंगे रेंट के उनके बारे में क्लैरिटी आ Clarity जाएगी, आएगी। तो किसका फायदा होगा? उनका उनका जिन्होंने एक्वायर किया होगा, अक्वायर या जिन्होंने कब्जा कर रखा है ना। अगर आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं जी बहनें आगे ना बढ़ के आए और बहनें मेंबर्स भी ना बने, तो उसका फायदा भी किसको हो रहा है? उन्हीं लोगों को हो रहा है जो चाहती है कि ये कौम अभी भी दबी रहे। देखिए, बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। जो पहला शब्द सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के कानों में गई थी अल्लाह के तरफ से, वो शब्द था इकरा। इकरा। इकरा का मतलब होता है एजुकेशन, इकरा। और जब कुरान हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पे नजाली गई थी, उतारी गई थी, तब वो एजुकेटेड नहीं थे, ये भी समझिए। तो उनके सामने भी जो सबसे पहली बात रखी गई थी वो था इकरा, एडुकेट योरसेल्फ। आज जब हम बात करते हैं तालीम के दर के ऊपर, एजुकेशनल लिटरेसी रेट पे, तो हम बात करते हैं सच्चर कमेटी की। तो या तो आप उस सच्चर कमेटी को नकार रहे हैं जो कहता है कि मुसलमान मुस्लिम है, मुसलमान की इलिटरेसी रेट इतनी है। तो वैसे साहब क्या तो रहा है कि मुस्लिम है, आपको ये नहीं सुनाई दिया? आप जो इलिटरेट है ये सुनाई, ये समझ में आता है आप लोग को? भाई अगर समस्या गरीबी है तो गरीबी भी तो दूर करो। तो वो गरीबी दूर कैसे होगी? वो गरीबी ऐसे ही दूर होगी ना कि आप मुसलमानों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे। अच्छा, जब मुसलमानों के पास ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है, आपको बता दूं, शायद आपको लगेगा हम टॉपिक इधर उधर कर रहे हैं, बट ये बहुत कोई बात नहीं। मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस्लाम इज अ वेरी साइंटिफिक रिलीजन, इट्स अ वेरी सोशलिस्ट रिलीजन, इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव रिलीजन। ऐसा नहीं कह रही हूँ बाकी धर्म नहीं है, हर धर्म है, बट जिस तरीके से इस्लाम को प्रोजेक्ट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल चैरिटी सबसे उच्च दर्जे पे है। जो 5 पिलर्स है इस्लाम के, उसके में ज़कात भी है। और ज़कात में क्या करना होता है कि अगर मैं कमा रही हूँ, खा रही हूँ, तो साल में जो 2.5% मेरा प्रॉफिट है, जिसको मैंने 1 साल तक अपने बैंक अकाउंट में रखा है या अपने पास रखा है, वो मैं चैरिटी दूंगी। मैं किसको दे सकती हूँ? मैं पहले अपने घर खानदान में ऐसे लोगों को देखूंगी जिसके पास रोजी रोटी नहीं है, ठीक है, जो नीडी है। अगर मेरे घर खानदान में रिलेटिव्स में नहीं है, तो मैं अपने सोशलिस्ट पास पड़ोस के लोगों को देखूंगी। अगर मेरे पास पड़ोस के नेबर्स में भी नहीं है, तो मैं अपने गांव, गली, मोहल्ले, स्टेट में देखूंगी। पहली चीज, मैं जब दे रही हूं, मैंने पहले अपने कौम के लोगों तक देखा, उसके आगे मैं अपने नेबर्स पे पहुंची। जरूरी तो नहीं है मेरे नेबर्स मुसलमान ही है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद मैं गई और ब्रॉडर एस्पेक्ट किया। इससे क्या हो रहा था कि मैं अगर अपलिफ्ट हो रही हूं, मेरे साथ मेरे बाकी के लोग भी अपलिफ्ट हो रहे हैं। इससे छोटा जो चैरिटी है वो है फितरा, जो कि इस साल कुछ 73 या 78 रुपीस का था। नमाज पढ़ने से पहले हर इंसान को फितरा देना होता है। आप लाख रुपए की फिगर उठा लीजिए, लाख मुसलमान, ओनली 1 लाख आई एम टॉकिंग अबाउट। 73 into 1 lakh equals to 73 lakhs. Where does that amount go? And why are today even Muslims today also begging? क्यों मस्जिदों के बाहर, दरगाहों के बाहर आपको वो भीख मांगने वाले लोग मिलते हैं? क्यों? कहाँ? फितरा तो आप अपने घर के नजदीकी मस्जिद में दे रहे हैं ना, आप किसी और मस्जिद में नहीं जा रहे हैं। तो बल्कि आपके जो एरिया के लोग हैं वही अपलिफ्टमेंट कर सकते थे ना। वो 1 लाख लोग मिल करके जो मस्जिदों में जो जहां भी पैसे दे रहे हैं, वो इकट्ठे वो जो भीख मांग रहे हैं उनको देते ज्यादा बेहतर है, अपलिफ्टमेंट हो जाती ना। फिर भीख नहीं मांगना पड़ता। अच्छा, ये तो चैरिटी की बात हो गई, मैंने आपको समझा दिया। वक्फ का भी यही कॉन्सेप्ट था कि आप सदका जरिया कर रहे हैं, आप इस तरीके से चैरिटी कर रहे हैं कि आपके जाने के बाद भी सोसाइटी का भला हो रहा है। अब आप आ जाइए जुम्मे की नमाज पे। जुम्मे की नमाज का क्या कॉन्सेप्ट था? क्या? बहुत सिंपल है। हर फ्राइडे को आप जा रहे हैं अपने कॉलोनी के, शहर के नजदीकी मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने। आप वहां नमाज पढ़ रहे हैं, वहां के जो इमाम हैं वो आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं।
साथ ही साथ में अगर आपके कॉलोनी में, गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में कोई पड़ोसी के वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी है, उसका आप हल ढूंढेंगे, आप डिस्कस करेंगे, आप उसका हल निकालेंगे। अगर कोई 5 बच्चे हैं सपोज करिए, उनके माँ बाप गुजर गए हैं, तो आप सोचेंगे उनके कैसे पालन पोषण हो। या तो अगर किसी के घर में कोई मसला मसाइल हो गया है, कोई डिवोर्स का केस आ रहा है, तो सारे कॉलोनी के लोग या मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर, किसी के ऊपर कोई भी दिक्कत आ गई है, आपने उन चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। जुम्मे की नमाज पढ़ने का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि आप कनेक्ट कर रहे हैं किससे? अपने कम्युनिटी से। तो एवरीथिंग इन द रिलीजन इज फॉर द बेटरमेंट एंड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी। बट आज हम ये सोचते हैं और देखते हैं कि ज़कात की कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, फितरे की कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, वक्फ की कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। यहाँ तक कि जब तक वक्फ का एक्चुअली स्पीकिंग, देखिए 2013 में भी संशोधन हुआ था, तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मुझ में भी नहीं थी। हम तो तब ट्रिपल तलाक के लिए भी सोच रहे थे। हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है। 3 दिन के अंदर वो बिल लाया गया, 3 घंटे के अंदर वो बिल पास हो गया। मीडिया ने एक खबर कर दी कि वक्फ संशोधन बिल को पारित किया गया है, अब नया कानून होगा। ये है, इस बार वक्फ संशोधन बिल आया, पूरी चर्चा हुई, लोगों के बीच चर्चा हुई। आप जैसे भाई बहन भी हैं जिन्होंने पॉडकास्ट, मीडिया, हर जगह से उसको आम जनता तक बात को पहुंचाई। तो पहली चीज वक्फ क्या है उसके बारे में पता चला, वक्फ से क्या क्या हो सकता था वो पता चला, और क्या क्या हुआ वो, वरना तो किसी को भी नहीं, मेरे को ही नहीं पता था। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से, सच्चाई से ये मैं बात कह रही हूँ। मुझे नहीं, मुझे अपने कॉलोनी में नहीं पता था कि यहाँ कहाँ। देखो, मेरे को अपने प्रदेश के बारे में तो पता है, मुझे दिल्ली में पता था कि ये वक्फ की है, ये वक्फ की है। मुझे अपनी कॉलोनी में ही नहीं पता था कि यार अच्छा वो एरिया भी वक्फ के अंडर आता है, अरे वो मदरसा सील हो रहा है यार, वो वक्फ के अंडर आता था। भाई यहाँ तो लोगों ने वक्फ के नाम पे जो जमीनें थे उनको कब्जा करके दुकानें खोल रखी हैं। वक्फ के नाम पे जबरदस्ती लोगों के जमीनों पे कब्जा किया गया। हाँ। और ये बहुत से मुस्लिम लोगों ने ही यही काम किया। बिल्कुल। और ये कब्जा जो किया गया, हिंदुओं की जमीनों पे कब्जा किया गया था, मुसलमानों के। देखिए दोनों परख है इसमें, दोनों है। आप आंध्र प्रदेश का केस तो जानते ही हैं, वहां पे एक पूरा का पूरा जो गांव है, बेचारा एक किसान गया है अपनी जमीन बेचने के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए। बताइए, बेटी की शादी के लिए उसको सिर्फ कुछ ऐसी तो चाहिए थे कि वो गया, मैं अपनी जमीन बेचता हूँ, वो वहां जाता है, कहता है कि ये तो वक्फ डिक्लेयर्ड है, आप बेच नहीं सकते। और ये हाल मुसलमानों के खुद की है। मैं आपको बता देती हूँ, एक प्रॉपर्टी है अलीगढ़ में, प्रॉपर्टी है वहाँ पे अलीगढ़ में, मैंने उसके ऊपर आरटीआई भी डाल रखा है। सोचिए, मैंने वक्फ बोर्ड में उसके कागजात ढूंढवाने की कोशिश करी है, वक्फ बोर्ड में उसके कागजात नहीं है। वहाँ पे बंगलो खड़ा हुआ है, दुकानें हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है भाई उसमें क्या होना था, कैसे होना था, क्या चलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैंने सरकार से भी ये अनुरोध किया है कि देखिए, जानना तो ज़रूरी है। हम आपके ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, हम अपने कम्युनिटी के लोगों के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, हम और राजनीतिक दलों के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमें जानना है कि वक्फ की ज़मीनें कहाँ हैं, कितनी है, क्या काम हो रहा है, क्या हो सकता था, और आप कैसे हमें मदद करेंगे, हमें जवाब मिले। हम उस बात से बिल्कुल मेरा समझ गए। वक्फ को लेकर के एक सवाल कि अगर पार्शियलिटी जिस हिसाब से होती थी उसको छोड़ करके अगर इम्पार्शियल सब कुछ रहे, पारदर्शिता ला दी जाए, और जितने ज़मीनें एक्वायर की गई हों, नहीं की गई हों, डिजिटलाइज कर लिया जाए, तो एक्चुअल में वक्फ की कितनी प्रॉपर्टी बचेंगी? एक बात आपके हिसाब से कम होंगी या ज़्यादा होंगी? ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर कब्जा कर रखा है। मतलब वक्फ की प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगी, मतलब जो देखिए वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी ज्यादा हो जाएगी, देखिए, या भारत सरकार नहीं। जो जिस प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ था, हाँ, बोर्ड ने, वो प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? सरकार के पास जाएगी ना। देखिए, जो प्रॉपर्टी वक्फ ने कब्जा करा हुआ है, अगर उनके ऊपर केस चल रहे हैं, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, कोर्ट इज द बेस्ट डिसाइडर। बट अगर जबरन, जिसके पास कागज नहीं है, जिसके पास कागज नहीं है, मतलब अगर कोर्ट में चल रहा है केस, तो अब तो एक नया रूल निकल के आ गया है ना भाई, प्रॉपर सर्वे होगा। एंड सर्वे के, और ओवैसी साहब कहीं स्टेटमेंट देते हुए मैंने सुना था, बोले कि अगर ये संशोधन अधिनियम आ गया तो फिर इतनी लाख प्रॉपर्टी जो है जिसके कागज भी नहीं है, और वो
नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कहा था उन्होंने? नहीं नहीं, उनके कहने से क्या होता है, संसद में जो बयान दिए जाते हैं वो तो लिखित होते हैं ना, हाँ, वो तो बिल्कुल, रिकॉर्डेड होते रिकॉर्डेड हैं। होता है। तो जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्रालय जो संभालते हैं पूरे देश को, देख रहे हैं अमित शाह जी, उन्होंने तो सीधा बोला ना कि रेट्रोस्पेक्ट में हम इस बिल को नहीं लेकर आ रहे हैं। जगदम्बिका पाल नहीं, जी, जिसका कागज नहीं है उसका क्या करेंगे? देखिए जिसका कागज नहीं है उसके ऊपर भी तो सर्वे बैठेगा। जगदम्बिका पाल जी जो कि चेयरमैन है जेपीसी के, उन्होंने अपने हजारों बयान दिए। आपकी जमीन है, सपोज करिए आपके पास कोई मस्जिद है, मदरसा है या कुछ भी है, ठीक, आपके पास उसके कागज नहीं है, आप आइए तो सही, दर्ज तो करवाइए कि ये वक्फ की ज़मीन है, इसके ऊपर ये कब्रिस्तान है, ये वक्फ की ज़मीन है, इसके ऊपर मदरसा है या मस्जिद है और इतने सालों से इसके ऊपर काम हो रहा है। आप सर्वे रिपोर्ट उसमें अटैच हो जाती है, गवाही दे देंगे और वो चल जाएगी। हमने सिर्फ इतना, हम इस बात से सिर्फ इतना इत्तेफाक रख रहे हैं कि लोगों ने अपनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या काम किया है उसकी भी क्लैरिटी नहीं रखी है। होनी चाहिए मदरसा, बने हुए हैं दुकान, दुकान का किराया आ रहा है आधा मुतवली के जेब में और आधा जा रहा है बोर्ड में, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। और कौन से दर का किराया है? जैसे ये कहा जाता है कि मुस्लिमों में अब मैं कुछ ऐसे ऐसे विषय पे चर्चा करूँ जो आपने बहुत सारे पॉइंट्स जो है बात करते हुए आपने छेड़ दिए थे, उनको मैं टच करूँगा। कि पहली चीज़ कि क्या मुस्लिमों में जो इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट लेने का जो है मतलब रिवाज नहीं है, जी, बिल्कुल नहीं है। नहीं मतलब इंटरेस्ट नहीं ले सकते। नहीं। अकाउंट में जो पैसे डालते हैं उनका इंटरेस्ट आता है, क्या अब करते मैं हैं? आपको दो चीजें बता देती हूँ, बहुत अपना इंटेलिजेंट का सवाल पूछे। इंटरेस्ट लेना और देना हराम है इस्लाम में। इस्लाम में, ठीक है। अगर आपको मुझे पैसे भी देने हैं तो शरीयत के हिसाब से मुझे वो नोट भी करना चाहिए। मैंने कहा ना साइंटिफिक क्लैरिटी बहुत है। तो जब आप कोई भी पैसों का हिसाब किताब भी कर रहे होते किसी के साथ भी, तो आपको वो नोट करके रखना चाहिए ताकि आगे कभी कोई दिक्कत ना आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप उसको वो आप उसको वो अमाउंट लेंड कर रहे हैं, सपोज करिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी, मैंने आपको वो पैसा दिया, तो सबसे पहली आपकी नीयत कि आप किस नीयत से उसे पैसे दे रहे हैं। आप अगर उसकी नीयत रख रहे हैं कि मदद करने की, तो अपनी नीयत बांध दीजिए कि शायद आपको वो पैसा वापस भी ना करे तो आप उससे मांगेगा नहीं, ये इस्लाम में है। तकासा नहीं कर सकते ये आप। इस्लाम में है। जी, अगर आपको पता है उसके पास पैसा नहीं है और मैंने उसको तकाजा दिया कि भाई तू मुझे पैसे दे, वो भी हराम है, वो भी हराम है। गलत है, बिल्कुल गलत है। आप जब जानते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है और उसके बावजूद मैं आपसे मांग रही हूं कि आप मुझे पैसे दीजिए, तकाजा ही कर रही हूं ना, तो किसी को नीचे दिखाने का नाम इस्लाम नहीं है। तो किसी की मदद करने का नाम इस्लाम है। इंटरेस्ट पे आ रही हूँ, मदद करना। जी, मदद करना। तो ये जो बहुत से मुस्लिम जो है जबरदस्ती किसी की दुकान को लूट करके लेकर चले जाते हैं, मतलब बंगाल में खासतौर पर, मैं बंगाल का जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ जो अभी खासतौर पर चल रहा है, तो वो मुसलमान नहीं है, इस्लाम को नहीं मानते। दंगा फसाद तो कहीं पर भी नहीं लिखा है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके नमाज पढ़ने से यदि किसी को दिक्कत परेशानी हो रही है, आपकी वो नमाज जायज़ नहीं है। आप खाना खा रहे हैं अपने नहीं, घर पे, सुन लीजिए, पूरा कंप्लीट करने दीजिए। आप खाना खा रहे हैं अपने घर पे, आपका दस्तरखान सजा हुआ है और आपको ये बात पता है, आपको इल्म है कि आपके पड़ोसी के घर में रोटी नहीं है, वो हराम है। आप सच्चे मुसलमान नहीं हैं। सच्चा मुसलमान होना माने कि एक, आप दूसरे की मदद करिए। मदद करिए इस वजह से नहीं कि वो आपकी मदद करेगा, मदद करिए क्योंकि वो आपका ईमान है। जो मुर्शिदाबाद में हुआ बहुत बुरा हुआ, गलत हुआ और होना ही नहीं चाहिए था। जो मुर्शिदाबाद से पहले जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जी की पार्टी के नेता ने मंच में खड़े होकर कहा कि हम यहाँ पे दंगा करेंगे, गोलियां खाएंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, वो उससे बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि उन राजनीतिक नेताओं ने, इन्हीं लोगों ने विरोध करा है ना बिल का। यही लोग हैं ना जो समर्थन नहीं करते हैं। आज अगर कोई ऐसा राज्य है देश में जहां पीएम आवास योजना, जहां आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है, जहां पे बहनें सुरक्षित नहीं हैं, जो एक मिनी तालिबान स्टेट बन चुका है, जहां बहनों के ऊपर उत्पीड़न होता है, बेल्टों से मारा जाता है। आप देखिएगा, 2 दिन पहले एक वायरल हुआ है जहां एक टीचर, मुर्शिदाबाद का टीचर है, जो कि पीट रहा है अपनी बीवी को,
ये वो लोग हैं जिन्होंने एक गंदा रूप दिया है इस्लाम और का। इस्लाम को गंदा रूप दिया है। वो गलत बातें करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, फुसलाते हैं। संदेश खाली का जो पूरा क्षेत्र था, उस क्षेत्र में भी बंगाल में ही ममता बनर्जी की जो पार्टी है, उस पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगे थे कि, खैर छोड़िए, बहुत सारे विषय चले जाएंगे पॉलिटिकल वे में। खैर, आप जो अभी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि जब हम नमाज करते हैं, नमाज करते पढ़ते हुए भी किसी को परेशान ना करना इस्लाम है। बिल्कुल। सड़क पर जब हम नमाज पढ़ते हैं वो क्या होता है? आप क्यों पढ़ रहे हैं सड़क पे नमाज? आप मुझे बता दीजिए, आप सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं। लोग बोलते हैं शायद मस्जिद में जगह नहीं होगी। मस्जिद में जगह नहीं है तो 2:10 पे नहीं है, 2:20 में हो जाएगी। ये तो नहीं लिखा है कि आप सिर्फ 2:10 पे ही पढ़ेंगे। मैं तो अगर सफर भी कर रही हूं और मैं नमाज नहीं पढ़ पाई तो मैं कजा करके पढ़ लूंगी। किसने कहा है ये? कौन है ये लोग? सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं की नहीं कवायद नहीं शुरू नहीं कब नहीं हुई? नहीं नहीं, आप मुझे पहले ये बताइए। मैंने आपको पहले ही कह दिया था इस्लाम बहुत साइंटिफिक है भाई, बहुत आंसरेबिलिटी के साथ, बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप मेरे सामने किसी ऐसे कट्टरवाद सोच रखने वाले व्यक्ति को भी बिठा देते तो उसके पास भी जवाब नहीं होता मेरे लिए। नमाज पढ़ना हमारे ऊपर फर्ज है, पर अगर मेरी सेहत खराब है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, उसके लिए भी इसमें आंसरेबिलिटी है। अगर मैं सफ़र कर रही हूँ, नमाज नहीं पढ़ सकती हूँ, पाक साफ जगह नहीं है, उसके लिए भी आंसरेबिलिटी है। अगर मैं सफ़र करके अगर मेरे को पाक साफ जगह भी मिल गई है तो जहाँ मैं पढ़ रही हूँ वहाँ मैं अनुमति लेकर भी पढ़ सकती हूँ। मैं अपने किसी हिंदू दोस्त के घर जा रही हूँ, मैं पूछ सकती हूँ क्या मैं नमाज पढ़ लूँ? पूछने से मेरा कद नीचे होगा क्या? ज्यादा से ज्यादा वो इंसान मुझे मना ही तो करेगा, बट मना करने पे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, अपने आप को आगे सुधार दूंगी। अनुमति के बगैर मैं पढ़ रही हूँ, किसी को भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो एक दंगा को तो आप दे ही रहे हो ना, एक राइज। तो किसी ने नहीं कहा है आप सड़कों पे पढ़े नमाज। मैंने अपने हर टीवी चैनल के डिबेट पे, डिस्कशन में, जब भी बात नमाज और मस्जिदों की आती है, मैं पहले ये कहती हूँ हर एक मौलाना को कि आप पहले मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले, खड़े होने वाले युवकों को जन्म तो दीजिए, उन्हें आप बढ़ावा तो दीजिए कि वो आए और वो नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर आए। ये ना हो कि आप उनको कह रहे हो नहीं नहीं तकरीरें सुनने के लिए आओ, और तकरीरें सुनने के लिए आप रोड तक पहुंचो, और फिर रोड में जब जैम होगा तब। मैंने पहले ही कहा इस्लाम ऐसा धर्म है जो कहता है कि यदि आपके दस्तखान में पूरा खाना है और आपके पड़ोसी के वहां खाना नहीं है तो आपके ऊपर हराम है, लालत है, आप उसके घर तक खाना लेकर जाए। तो फिर मतलब आपके हिसाब से जो लोग सड़क पे पढ़ रहे हैं और सड़क पर पढ़ने की वजह से, नमाज पढ़ने की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, वो गलत है। मैं सरासर कहती हूँ गलत है, बिल्कुल गलत है। सपोज करिए सही मुसलमान नहीं हुए, वो सही राह पे चलने वाले तो मुसलमान नहीं है। उनको उस सही राह पे चलने वाला मुसलमान बनने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि इस्लाम क्या कहता है, और इस्लाम समझने के लिए आपको कुरान शरीफ पढ़ना पड़ेगा, और पढ़िए अपने तर्जुमे के साथ उस भाषा में जिसमें आप समझते हैं। मैं आपको ये कह दूं कि बेटा रोड मत क्रॉस करियो, रोड मत क्रॉस करियो, रोड मत क्रॉस करियो। 5 साल के अपने बेटे को आप कहकर दिखा दो, वो जरूर क्रॉस करेगा। बट जब आप उसको ये कहोगे कि बेटा रोड मत क्रॉस करियो, यहाँ ट्रैफिक है, तुम्हें चोट लग सकती है, तो वो एक ही बार में समझ जाएगा। तो जब आप कुरान भी पढ़ते हैं तो उसको पढ़िए, और सिर्फ पढ़िए मत, समझिए। आप सुनिए, पर सुनने के बाद अगर कोई सवाल है तो उससे पूछिए। मतलब आपके हिसाब से जो इंटरप्रेटर हैं, जो इंटरप्रेट कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं कुरान का, वो सही तरीके से विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। वो अपने राजनीति, बिल्कुल अपने मतलब अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा। देखिए हमने बहुत साल, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ट्रिपल तलाक का। तलाक इस तरीके से दिया ही नहीं जा सकता जिस तरीके से दिया जा रहा था। 3 बार बोल करके आपने 3 बार बोल दिया, नमक कम था, तलाक हो गया। मुझे तुम खूबसूरत नहीं लगती हो, तलाक 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 कर दिया। ठीक है, मुझे किसी और से इश्क हो गया, चलो जी तलाक कर दिया। तुमने आज सूट बहुत गंदा पहना, तलाक। तुम्हारे घर वालों ने मेरे से बुरा बर्ताव किया, तलाक। मेरे नौकरी में लड़ाई हुई, मैं घर आया, तूने मुझसे कुछ कह दिया, चलो जी तलाक। ये तो बहुत गलत है ना, ये गलत है ही नहीं, ये तरीका ही नहीं था तलाक का। ये तरीका कुरान में भी नहीं है, बिल्कुल आप लोग के शरीयत लॉ में भी नहीं है। नहीं है, शरीयत में नहीं है। अरे भाई ये तरीका ही नहीं है, तलाक देने का तरीका नहीं है कि आप एक ही बार में तीनों तलाक दे रहे हैं। आप एक बार तलाक कहेंगे, आपको महीने भर का समय मिलता है,
आप उसी घर में रह रहे हैं, अगर आप दोनों की बातचीत फिर ठीक हो जाती है, वो तलाक नल एंड वॉइड है। अच्छा, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में हो गए। पहला वाला तलाक नल एंड वॉइड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे तो एक ही बार तो बोला है ना। तो फिर आप तो 3 दो तलाक बार वो ड्यू रहता है फिर। नहीं नहीं नहीं, या फिर नल एंड वॉइड करने के बाद फिर 3 और हमारे पास बचा रह गया। हाँ, आपका नल एंड वॉइड हो गया ना। आपने 3 बार तलाक कहना है, बट इकट्ठे नहीं कहते। तो यहाँ तो इकट्ठे करके दे दिया कहा जा जाता। रहा था ना, इसलिए तो ट्रिपल तलाक का लॉ लेकर आए ना। और उस टाइम पे यही मौलाना थे, यही असदुद्दीन ओवैसी थे। अब उनसे पूछिए कि जो हमारी बहनों और बेटियों के साथ ये काम हो रहा था, सड़कों पे फेंका जा रहा था, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही थी, मेहर की रकम जब शादी होती है गरीब घर में कोई 500 रुपये देता है, कोई 5,000 देता है। भाई तलाक कर दिया, मेहर की रकम दे दी, कहानी खत्म। तुम्हारी तो कोई आंसरेबिलिटी नहीं है। वो बेचारी औरत कहाँ से अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी? तुम्हारा तो उन बच्चों के तरफ भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो फिर ये कानून लाया गया ना, इसके वजह से बहनों और बेटियों को फर्क पड़ा। मतलब और उसके बाद एक और कानून आया है, हाँ, मेंटेनेंस का, जो अभी हाल फिलहाल में पिछले साल आया था, कि मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस मांगने का हक है और मिलना चाहिए। आप काम कर रहे हैं, आप सक्षम हैं, मत लीजिए मेंटेनेंस, कोई जरूरत नहीं। बट अगर आप नहीं काम कर रहे हैं, सक्षम नहीं है, गरीब घर के हैं, तो आपको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तलाक पे आप आइए, मैं उसके जस्ट एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। हलाला जो शब्द है, ये हलाला जो मीडिया में चर्चित है जिन वजहों से, वही वजह है कि किसी मौलवी के पास जाना पड़ता है उस महिला को जिसका तलाक हो गया है। देखिए, मौलवी के पास जाए ना जाए वो एक अलग बात है, दोबारा शादी करनी पड़ती किसी और से जी। और ये भी चयन गलत तरीके से दिखाया गया है। और ये क्यों करा गया मैं आपको बताती हूँ। तलाक के ही सेकंड स्टेप जो है, क्योंकि आपने तो एक बार में कह दिया तलाक तलाक तलाक, आपने तो उसको छोड़ दिया, गुस्से में आकर आपने कह दिया। इस पे तो एक मूवी भी बनी थी, बहुत ही संजीदगी से बनाई गई थी। और आज के डेट में ऐसी मूवियां फिर निकाल के दिखानी चाहिए लोगों को समझाने के लिए। आपने तो उसकी जिंदगी खराब कर दी, अब आप एकदम से बोलते नहीं जी यार आई एम वेरी सॉरी, आई मेरे को माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, फिर से इस्लाम में महिलाओं को प्रोटेक्ट भी किया गया है कि आपने उसको इस तरीके से धुक्कार दिया, अब आप वो उस लड़की को वापस अपनी जिंदगी में चाहते हो, तो भाई यू विल हैव टू पे अ प्राइस फॉर इट। एंड इनडायरेक्टली वो बेचारी लड़की जो है उसके ऊपर भी आपत्ति आ जाती है। उस लड़की को हलाला करने पे मजबूर किया जाता है, और फिर वो लड़की हलाला करती है और वापस अपने प्रीवियस पति के पास जाती तो है। आपको फिर वो लड़की, मतलब फिर लड़की के लिए ठीक कहाँ हुआ किसी भी तो तरीके से? हम तो इसके खिलाफ थे, लड़कियां भी अब खिलाफ हैं। लड़कियों ने बोलना शुरू कर दिया, लड़कियों ने तो सीधा कह दिया कि नहीं, हलाला इज नॉट अलाउड, हम नहीं करेंगे। और ये एक एग्जाम्पल सॉर्ट था, इट वॉज नॉट अ प्रैक्टिस विच वॉज मेंट टू बी प्रैक्टिस्ड इन इस्लाम। हमारे कहाँ से इस्लाम आया? में फिर वही मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जब आप हर कह रही हैं- चीज ट्विस्ट होती है, हर चीज किसने ट्विस्ट ट्विस्ट किया? मतलब आपके इस्लाम में, या पूरा जो आपका लॉ है, जो भी आप कुरान पढ़ रही हैं, सब लोग जो भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या हलाला कैसे होगा, किस तरीके से होगा, या कोई मेंशन नहीं है? सब कुछ मेंशन्ड है, बट आप उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने फायदों के लिए, वो सारी कहानी है। वहां से कंट्रोवर्सी शुरू होती और ये है। सारे इंटरप्रिटेशन जो है, लोग अपने तरीके से, मौलाना अपनी दुकानों को चलाने के लिए उसी तरीके से अपनी दुकानें चलाते हैं, उसी तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं। उनके हिसाब से तो जी आप कुरान सिर्फ अरबी में पढ़िए। अब देखिए, कुरान नज़ल हुई, उतारी गई अरबी भाषा में, हम सब इस बात को मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं। पर अरबी आज मेरी भाषा नहीं है। अरबी आज चाइना में भी नहीं बोली जाती है, अरबी बहुत सी जगह है जहाँ नहीं बोली जाती है। इसीलिए उसके वैलिड इंटरप्रिटेशंस के साथ भी इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, असमीज, संस्कृत, हर लैंग्वेज में वो है, ट्रांसलेटेड है। ठीक, अब अगर मैं ये बोलूं कि नहीं, तुमने तो पढ़ना ही अरबी में है, तुम अरबी में नहीं पढ़ोगे तो तुम जन्नत नहीं जाओगे, तो एक खौफ वाला माहौल इन मौलानाओं ने दुकानें खोल की बनाई। अच्छा, उससे क्या होता है, हम महीने के 3,000 रुपये देते हैं किसी मौलाना को, आप आइए हमारे घर में आकर हमारे बच्चे को ज़रा कुरान पढ़ाइए। मेरा बच्चा 8 साल का है जी, तालीम ले रहा है,
किस चीज़ का? कुरान पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसने देखिए एक कुरान कंप्लीट कर दी, अरबी में पढ़ ली। अब वो आता है, वो आएंगे जनाब, पढ़ाएंगे इन्हें अरबी, और उसके मायने भी आप उन्हें समझाएंगे अरबी में। अब बच्चे को तो अरबी आती नहीं है, तो बच्चे को क्या पता क्या सही है क्या गलत है, उसने खुद भी नहीं पढ़ा। तो हमने तो इस बात पे भी तवज्जो दिया है कि आप अरबी वाला कुरान इंटरप्रिटेशंस के साथ इंग्लिश, हिंदी या अपने उस भाषा में पढ़िए जिसमें आप खुद पढ़ सके और अपने बच्चे को भी पढ़ाए, ताकि आप उसे समझाएं। वही सेम बात जो मैंने आपको रोड क्रॉस वाली एग्जांपल दी। सही बात है। आपने अगर बात को समझ ली तो आप सही राह पे चलेंगे, आप ना तो लेफ्ट जाएंगे ना राइट जाएंगे। तो इन लोगों ने आकर के अपने तरीके से उसका विश्लेषण किया, एक इंटरप्रेट किया। कट्टरपन जो सोच होती है ना कि आप अरबी में पढ़िए तो आप जन्नत जाएंगे, जन्नत। आप अपने पति को जवाब देंगे वापस तो आपके ऊपर बहुत बड़ा वो हो गया, तौबा भैया तौबा। ठीक है, आपने अगर, अच्छा ये एक बात है, मतलब इट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि लोगों को शो ऑफ करने का भी बहुत शौक है। जैसे रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में कुरान उतारी गई थी, तो सब उसको इबादत के महीने के तौर पे ही बिताते हैं। रोज़े रखे, नमाज रखे, ज़कात निकाला, अच्छा काम किया, बुरे काम से दूर रहे। पर होता क्या है कि आपने रमज़ान के महीने में 2 बार कुरान पढ़ ली, 3 बार कुरान पढ़ ली, उसका आप प्रचार ज़रूर करेंगे। अरे मेरी बहू ने 2 बार पढ़ ली कुरान, 3 बार पढ़ ली है कुरान, और फिर पूरे साल भर आप ना पढ़े कुरान। भाई 3 बार अगर मैं एक कोई भी किताब पढ़ लूं तो मुझे वो याद हो जाएगी। ठीक है, मैं इंटरप्रिटेशन पे ही आता हूँ। तो जब हम बात कर रहे थे, इंटरप्रेट किया कि हलाला होगा, और हलाला के लिए मौलवी के पास वो महिला जाती है, फिर उससे शादी भी होता है। मौलाना जरूरी नहीं है, आप मौलाना के पास जाएंगे, कहेंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, तलाक हो गई थी, अब मैं वापस अपनी बीवी के साथ रुजू करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ वापस रहना चाहता हूँ। फिर मौलाना आपको बताएंगे कि ठीक है, फिर आप हलाला कराइए। फिर आप बात करेंगे कि किसके साथ आप अपनी एक्स वाइफ की शादी करवाएंगे। उसके बाद फिर वो हलाला होता है, उसके बाद फिर यहाँ निकाह होता है। इसीलिए हम इस पूरे प्रक्रिया के खिलाफ हैं, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ एक भद्दा मजाक बना के रख दिया। इसका खात्मा करने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि जो तरीका दिया जा रहा था तलाक कहने का, वो आपने उस तरीके को ही, जो मिसयूज जहां से हो रहा था, उसी को आपने खत्म तो कर। ये अभी तक के मौलानाओं को, या फिर मैं कहूँ, आप महिला हैं, कोई भाई भी होगा घर में, मतलब मैं हैदराबाद बहुत, मैं आपको कड़वा नहीं, सच बोल रहा हूँ। मैं आपको भाई भी होगा, एग्जांपल भाई भी पढ़ा होगा, भाई भी जानता होगा कि हलाला क्या होता है। बिल्कुल उसकी बहन के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल तो वो अपनी बहन को नहीं समझ सकता कि ये जो है हमारे इस्लाम में इतनी बड़ी कुरीतियां हैं। बिल्कुल। भाई हमारे हिंदू धर्म में मैं जहां तक जानता हूँ सती प्रथा थी, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी बिल्कुल जो राजा राम मोहन राय आए, नहीं, उन्होंने अब चेंज किया, बदला पूरा बदला है। लेकिन इतने वर्षों में मुस्लिम कम्युनिटी में क्या कोई ऐसा मतलब कोई शुरुआत हो गई बंदा निकल करके नहीं आया जिसने जिसने ये सोचा हो कि भाई ये हलाला जो है हमारी माँ बहनों के साथ जो है बहुत स्थिति गंभीर कर रहा है। देखिए मैं आपको फिर से ये कहती हूँ, मतलब बहुत जो लंबा पुराने हो गया। नहीं, पुराने जमानों में जो धर्म लाया जाता था, मैं आपको बता हाँ, देती हाँ। हूँ, है ना, आक्रमण करते थे, जो नया राजा आता था वो नया धर्म लाता था, धर्म लेकर आता था, खौफ का एक माहौल बनता था। अनफॉर्चुनेटली इन मौलानाओं ने वो खौफ का माहौल बना के रखा हुआ है। तुम ये नहीं करोगे जन्नत नहीं जाओगे, तुम ये नहीं करोगे जन्नत नहीं जाओगे, तुम ऐसा करोगे तो दिक्कत डरा होगी। दिया। अरे डरा देते हैं। आज तो माहौल बहुत चेंज हो गया है, आज तो अब इतना चेंज हो गया है कि आज नॉर्मल मुसलमान, अब पहले ये होता था कि आपको अपने घर में कोई दिक्कत होती थी तो शायद आप अपने माँ बाप से भी नहीं कहते थे, मौलाना तो बहुत दूर की बात है, काजी तक बात जानी तो मतलब सोच जाइए, छोड़ दीजिए। ठीक है, आज माहौल चेंज हो गया है। आज अब खुले तौर पे अब लोग बात करने लग गए हैं, बात को मानने लग गए हैं, और हमारे देश के जो कानून व्यवस्था है वो भी बदल गया है। पहले ये होता था कि बहनों की और बेटियों की सुनवाई नहीं होती थी। मोदी के बाद बदला, बिल्कुल बदला। मैं बहुत बहुत खुश हूं क्योंकि एटलीस्ट कोई एक नेता तो आया जिसने इन चीज़ों के बारे में, चाहे उन्हें बताया गया चाहे उनकी खुद की सोच हो,
उन्होंने एक्शन लिया। देखिए बड़ी बात है। वरना ऐसे विषय को कोई भी, मैं नहीं समझता टच नहीं, कोई नेता टच भी नहीं करता था, अच्छा, क्योंकि एंड टच इट्स अ करेगा वेरी तो बोल्ड, नहीं देखिए मैं ये बात कहती हूँ और हर जगह कहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वोट बैंक पॉलिसी मुसलमानों के साथ सपा ने तो खेली खेली, हाँ, कांग्रेस ने कांग्रेस भी भी। खेली खेली, ठीक है। अच्छा केजरीवाल जी भी खेल रहे थे। हाँ हाँ, कोशिश करी। अब जब हम जाते हैं जन जागरूकता के लिए, मतदाताओं के लिए हम जाते हैं, समझाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें नज़र आता है कि यार किस तरीके से इन्हें बहकाया जाता है, बहलाया जाता है, इनको किस तरीके से बताया जाता है जो भी है। अच्छा, वोट बैंक पॉलिसी इनके लिए बहुत अच्छी रही, मुसलमानों ने इन्हें सालों साल तक वोट वोट कर दिया। दिया, अभी भी दे ठीक रहे है, हैं। अभी भी दे रहे हैं। अब थोड़ा मुझे लग रहा है बदलाव का माहौल आ गया है, बट इट विल टेक टाइम। भाई एक नेता तो ऐसा निकला जिसने ये स्टेप्स उठाए और विरोध भी उसने सामना करा। देखिए ट्रिपल तलाक हुआ, भलाई हम मुस्लिम बहनों के लिए हुआ, विरोध किसको? मोदी नरेंद्र जी मोदी को, जी को। ठीक है। उसके बाद सीए एनआरसी, मैं तो कहती हूँ सीए एनआरसी के टाइम पे भी हवा बचा हुआ था कि देखिए मुस्लिमों को घर से निकाल दिया निकाला जाएगा, जाएगा। गांव से निकाल दिया जाएगा, सब अपने कागज ढूंढ रहे, मतलब बेवकूफ़ी वाली बातें थी, बट हमने देखा कुछ भी नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल असम है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट एडेड मदरसाज थे बंद हुए, तो एक हवा बन गया था कि गवर्नमेंट एडेड मदरसाज बंद हो रहे हैं, डिटेंशन कैंप्स कर रहे हैं, वहाँ पे अब वो सरकारी स्कूल बन गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे बच्चे उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब वो सिर्फ मदरसा नहीं है, दे आर गुड स्कूल्स वेयर चिल्ड्रन आर स्टडिंग, एडुकेटिंग, ठीक है, वो भी हुआ। अच्छा, उसके बाद विमेन रिजर्वेशन बिल, आने वाले टाइम में आप बहुत सी ऐसी बहनें देखेंगी जो जो उठ के पॉलिटिकल से, आएंगी, हाँ। जो पॉलिटिकल सिनेरियो में आएंगी, और आना चाहिए। देखिए ये एक ऐसी बात है जिसको आपके कोई भी व्यूअर या सरकार का कोई आदमी, विपक्ष दल का, इसको इग्नोर नहीं कर सकता कि जिसको ऊपर वाले ने चूज किया, सृष्टि का निर्माण करने वाला जिसने एक महिला को वो हक दिया एक जीव को इस दुनिया में लाने के लिए, नहीं कर सकते ना, सृष्टि का निर्माण हुआ है जिसने किया है, तो आज अगर कोई भी एक नई जीव इस दुनिया में आती है वो एक महिला के कारण होती है, वो महिला जन्म देती है। और उसका रिप्रेजेंटेशन के लिए भी अगर कोई रिप्रेजेंटेशन के विरोध लिए करे तो कोई विरोध करे तो कितनी शर्मनाक बिल्कुल बात सही है। बात है। खैर, मैं लास्ट में सिर्फ 2 क्वेश्चन शॉर्ट्स में आंसर मैं चाहूंगा, क्योंकि टाइम आपका भी हो रहा है। जैसे इस्लाम में भी जिहाद वर्ड आता है बहुत अच्छा सवाल ना? है। और जिहाद वर्ड का मतलब, अब उसका इंटरप्रिटेशन भी मैं बता रहा हूँ कि जो 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 इन द मार्केट, मतलब मार्केट में जो है, कि जिहाद का मतलब ये है कि जो गैर मुस्लिम हैं, स्टॉप, ऐसा ऐसा स्टॉप 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 यही बोलते स्टॉप स्टॉप, वहीं पे फुल स्टॉप, इरेजर, इरेजर लगा दूं। वर्ड बोला तो ये गया ना, बहुत गलत है। यही बोला गया ना, जिहाद यही बोला गया, बोलते हैं बोला गया यही। जो कि गलत है। क्योंकि अभी अभी पहलगाम में जो हुआ वो भी कहीं ना कहीं वही इंडिकेट मैं करता तो हुआ कह रही हूँ ना, इरेजर लगा दीजिए, इस पर। क्योंकि आपके बहुत व्यूअर हैं, उन्हीं व्यूअर्स तक ये बात पहुंचनी हाँ, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। जिहाद का मतलब जंग। किसके खिलाफ? अब आ रही हो ना, रुक जाइए। आपने एक शब्द सुना होगा, जद्दोजहद। वो जद्दोजहद जो है वो भी जिहाद से ही बन के निकल आया था। जद्दोजहद जिहाद है। आप एक कोशिश कर रहे हैं, आप जिहाद कर रहे हैं। एक गरीब आदमी अपने घर तक रोटी ले जाने के लिए अगर वो कुली बन के काम कर रहा है तो वो जिहाद कर रहा है, वो जिहाद रोटी है, लाने के लिए। वो जिहाद है। जी, जिहाद का मतलब वो जंग लड़ रहा है उस गरीबी के खिलाफ, अपने घर तक रोटी लाने के लिए। मैं अगर अपने किसी कोई भी कार्य करने के लिए अगर कोई बहुत ज्यादा परिश्रम कर रही हूं, मैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स काम कर रही हूं, Exactly. तो वो उसका मतलब जिहाद होता है। ठीक है, अब आप आ रहे हैं जिहाद का इंटरप्रिटेशन जो वो कहते हैं। कहीं ये नहीं लिखा है कि आप जिहाद करिए अपने अपने बिलीफ्स को प्रूव करने के लिए। इस्लाम का ये नाम, नहीं, इस्लाम नहीं, का नहीं, नाम, इस्लाम का झंडा फहराने के लिए नहीं। उस टाइम पर भी जो जंग हुई थी, चाहे वो बैटल ऑफ उहद है, चाहे वो जितनी भी जंगें इस्लाम के एरा में भी हुई थी, वो सारे सिर्फ उन लोगों के साथ हुई थी जो कि अधर्मी काम कर रहे थे, जो अधर्म के खिलाफ थे। लड़ाई ये नहीं है कि मैं मुसलमान हूं और आप हिंदू हैं।
क्योंकि ना आपका धर्म ये कहता है कि किसी के ऊपर कोई गलत काम करिए, ना मेरा धर्म कहता है, तो आपके- कोई भी धर्म नहीं कहता लेकिन है। बात यह है कि जो मुस्लिम धर्म में ही तो ये बात समझाई जा रही है। मुस्लिम धर्म में नहीं ये हाँ, बात समझाई धर्म जा मतलब रही है, जो भी ये- मुस्लिम जितने- धर्म को हाँ। ये गलत तरीके से प्रोजेक्ट करा जा कर रहा कौन है। रहा है? अगेन वही मौलाना। मौलाना जो अपने राजनीतिक और पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ये चाहते हैं। और ये चीज जो समझाने का जो जरिया है, जहां पर बच्चों को समझाया जा रहा है, मैं वहां आ रहा हूँ, सीधा मदरसे पे आ रहा हूँ। जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से, देखिए अभी एक मदरसा है, अभी उसका नाम बता नहीं पाऊंगा, वहां पर एग्जाम लिया गया और 10वीं क्लास तक के बच्चे थे जो मदरसे में पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें अपना नाम भी ढंग से लिखना नहीं आया। ये हकीकत है। क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटलाइजेशन कि मेरे क्षेत्र में कितने मदरसा हैं उसकी जानकारी, सेंट्रलाइजेशन कि जितने मदरसा जितने क्षेत्र में है, राज्य है, उसका एक सेंट्रल डेटा, एंड कंप्यूटरलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन मतलब कि बच्चे सिर्फ दीनी तालीम नहीं हासिल करेंगे, वो दुनियावी तालीम हासिल करेंगे, और ये भी शरीयत के हिसाब से है। मदरसे में बच्चे सिर्फ क्या पढ़ाई करते हैं? बहुत से ऐसे मदरसा हैं जो गवर्नमेंट एडेड नहीं होते, जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। उन मदरसाओं में क्या पढ़ाया जा रहा है हमें नहीं पता। नहीं, बहुत से पता नहीं है, मतलब नहीं कुछ भी नहीं, पढ़ा है। वो अपने देखिए, वो तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है ना, वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। क्यों मुहिम चलाई जा रही है? अभी उत्तराखंड में भी तो यही हुआ है, बहुत से ऐसे मदरसा है जिन्हें सील करी गई हैं, अवैध मदरसों को। मदरसे हैं, इसलिए उन्हें अवैध कहा जाता है, क्योंकि उनका ब्यौरा जो है, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है, उनकी जो पूरी की पूरी डिटेलिंग है, वो सरकार के पास नहीं है। जब आप सरकार से हर चीज को नियुक्त करते हैं, शुरू करते हैं, तो फिर आप एक मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में भी आएंगे। अच्छा, आप क्यों ये इस बात पे जोर दे रहे हैं कि मदरसा सिर्फ दीनी तालीम दे? मदरसा तो मदरसा है ना, मदरसा का मतलब क्या है? जहाँ पे तालीम दी जाती है, और मुसलमान सिर्फ दीनी तालीम हासिल करने के लिए पैदा नहीं हुआ और है, जैसे आपने कहा उसको कि दुनियावी तालीम भी ये जो चाहिए। दीनी तालीम देने की कोशिश की जा रही है, वहीं पर इन लोगों को समझाया जा रहा होगा उस इंटरप्रिटेशन के थ्रू, जिस तरीके से इंटरप्रेट करके गलत गलत चीजें बताई जा रही देखिए, मैं इस बात पे बहुत समझदारी से और जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बहुत से ऐसे मदरसा होंगे जहाँ पे ये काम हो रहा है। बहुत से ऐसे मदरसा हैं जहाँ पे टीचर्स भी जो हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है वो भी हमें नहीं पता। और बहुत से ऐसे मदरसा हैं जहाँ पे अगर गवर्नमेंट रिकग्नाइज भी नहीं हो सकता है वो सही तालीम भी दे रहे हो, क्योंकि मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं है। पर मेरा मेन मकसद ये है कि मैं चाहूँगी कि हर एक मदरसा एटलीस्ट अपने ऊपर से वो खारिज तो कर देना कि हाँ देखिए हमारे ऊपर वो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। उसको खारिज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप अपने आप को रजिस्टर करवा दीजिए और मुख्य धारा में लेकर आइए, क्योंकि हमारे बच्चे वाकई सिर्फ दीनी तालीम के हकदार नहीं है, उन्हें दुनियावी तालीम मिलनी चाहिए, वो भी आगे बढ़े, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बने। आज भी हमारे बच्चे, बताइए 40 बच्चे, 50 बच्चे अगर यूपीएससी क्रैक करते हैं तो कितनी बड़ी समाचार पत्र पे कितना बड़ा न्यूज आ जाता है। क्यों भाई? क्योंकि आप अलग से कुछ आपको लगता है। हाँ, तो ये गलत है ना, लोगों को लगता है कि आपसे उम्मीद नहीं है और आपने अचानक कर लिया। यस, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि अभी तक जो है बस आप अभी लोगों तक ने तवज्जो नहीं दी सेट ही गई, ऐसे किया, माइंडसेट ऐसे किया। यस, तो अब समय आ गया है, बदलने का समय है। अपने बच्चों को एक सही तालीम, एक सही राह पे ले जाने की जरूरत है। हमें इस बात पे तवज्जो देना है कि सिर्फ एक इस पूरे कौम को और इस पूरे समाज को नहीं बदल सकता है। सबने एकत्र होकर, इकट्ठे होकर, उठ के, उठा के देश को आगे लेकर जाना है। चलिए, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की, कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो मुझसे छूट गई होंगी। अगली बार मिलेंगे, कभी चर्चा कर लेंगे खुल करके। अच्छा, आखिरी सवाल मतलब आपसे पूछना, मदरसा आप गई हैं, मतलब मदरसा आपकी पढ़ाई हुई या नहीं हुई है? बस नहीं, मेरी मदरसा में पढ़ाई नहीं हुई है, मेरी तो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हुई है। एंड मैंने मदरसा ज़रूर विजिट किया है, मैं पढ़ी नहीं हूँ मदरसा में। अब इसके आगे मुझे कुछ बोलना नहीं है, कुछ कभी एग्जाम्पल्स, बहुत सारी चीज़ें कहे जाते हैं। बहरहाल, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे विषय को लेकर के? जितने हमारी चर्चाएं हुई, मदरसे की बात हुई, जिहाद की बात हुई, इस्लाम को लेकर के बात हुई, वक्फ बोर्ड को लेकर के बात हुई, डॉक्टर शालिनी अली जी ने जो बात कही, इनके नाम को लेकर के भी मैं चर्चा करने वाला था, बट फिर भी समय कम है और विषय को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे,
क्या कुछ कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कुछ सवाल है, कुछ सुझाव है तो आप ज़रूर पूछिए और देखते रहिएगा आप द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैडम आपने जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।